नहीं, किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसका लॉन्ग टर्म विजन, उसका मिड टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन, तीनों क्लियरिटी होनी चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ इस बजट को हमने पेश किया और बजट को कभी भी आय व्यय का लेखा जोखा ही मात्र नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक रोड मैप के रूप में उससे देखना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से बजट रखने का मैंने प्रयास किया। सर, जिस तरीके से मोदी जी अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके बजट का भी जो टाइटल रहा वो अमृत काल, तो उसके पीछे क्या? देखिए, पूरे भारत देश में बहुत सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक महायज्ञ चल रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ का की क्या भूमिका होगी और छत्तीसगढ़ कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए हमको एक प्लान वे में, एक सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है। इसीलिए हमने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 ये विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और 1 नवंबर को, इसी साल सन 2024 को हम इस प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे, जिसमें विजन होगा, रोड मैप होगा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा। इसके लिए एक रोड मैप होगा। मिड टर्म टारगेट हमने अलग सेट किया है और शॉर्ट टर्म 1 वर्ष का टारगेट हमने अलग सेट किया है। सर, क्या की पॉइंट्स है सर आपके बजट के? सबसे मुख्य चीज है ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों के लिए वेलफेयर स्कीम्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है कि एक विजन प्रस्तुत करना लॉन्ग टर्म के लिए, और इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स के बाद भी कैपेक्स में 20% की वृद्धि करना पिछले वर्ष के बजट में, ये आप इसे की कोऑर्डिनेशन, की सामंजस्य के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और इसमें आप पूरा देखे होंगे कि हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके रिफॉर्म्स लाना, गवर्नेंस स्टैब्लिश करना, और इस रिफॉर्म और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव करना, ये हमारी एक बड़ी रणनीति है, जिसके तहत हमने 266 करोड़ रुपए के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए ही प्रोविजन किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये हमारा मूल फोकस है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल जो इम्बैलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस टुवर्ड्स सरगुजा एंड बस्तर हमारी स्ट्रेटजी का एक बड़ा पिलर है, उस पर भी हम फोकस करने जा रहे हैं। सरकार के बजट के अलावा, सरकार की क्षमता के अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को भी प्रमोट करना हमारा ध्येय रहेगा। तो इसको 10 पिलर्स के रूप में हमारी मूल स्ट्रेटजी को मैंने डिराइव किया है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज भी नक्सल है सर। नक्सल के लिए पर्टिकुलरली आपने क्या इसमें हमारी सरकार, हमारा प्रदेश का गृह मंत्रालय देश के गृह मंत्रालय के साथ मिल करके एक बड़ी रणनीति पर इस दिशा में भी काम कर रहा है। उसके लिए जो भी बजटरी प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को नक्सलवाद से भी मुक्ति मिलेगी और कानून का राज स्थापित होगा और बस्तर में प्रकृति की एक अलग सुबह होगी, जहां पे इको टूरिज्म जैसी चीजों को का एक अलग दृश्य हमको देखने को मिलेगा। इसका मैं सपना देखता हूँ। सर, बस्तर की बात की आपने या सरगुजा की बात की। बस्तर में हमेशा सर नक्सल से, जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं इधर उधर, हमेशा नक्सल को लेके ही जाना गया है जी। तो अभी आपने इसमें क्या एलोकेशन किया या जवानों के लिए किस तरीके से वो कॉम्बैट कर सकेंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन में, उसके लिए पर्टिकुलरली सर क्या? जैसे जो भी उनको जरूरत होगी उसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। बट अगर आप एग्जाम्पल पूछना चाहें तो जैसे वो जाते हैं तो स्पाइक जो होता है, जूता अलग प्रकार का होता है, उसके कारण उनके गड़ जाते हैं पैरों में, उसके लिए जूते की व्यवस्था। या हमारे छत्तीसगढ़ के जवान जब ऑपरेशंस में जाते हैं तो उनको रेडी टू ईट पैकेट नहीं रहता, तो उनको खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, बनाने में बहुत दिक्कत होती है, घंटों घंटों तक खाना नहीं खा पाते। तो उनके लिए इस बजट में क्वालिटी रेडी टू ईट फूड का अरेंजमेंट, जो बड़ी मशीनों की इनकी जरूरत होती है वो सारी मशीनों को अवेलेबल कराना, नई भर्तियों की जरूरत अगर होती है डिपार्टमेंट को तो उसके लिए भी बजटरी सपोर्ट करना है। इसके लिए हमारी सरकार कमिटेड है। सर, आसान शब्दों में सर, जैसे महतारी वंदन योजना हो गई और कई आपकी योजना है जिसमें 3-3 हजार करोड़ 4-4 हजार करोड़ का आपको अभी भुगतान करना है, क्योंकि आपने मोदी की गारंटी थी। तो सर, ये कैसे फुलफिल हो पाएगा, मतलब इतना बड़ा अमाउंट है सर? जब हम कोई सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं तो सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा जाता है, भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसा जाता है। और सिस्टम जब बिगड़ता है तो भ्रष्टाचारियों की जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है।
तो हमारा पूरा फोकस है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स हो, गवर्नेंस आए और उससे टैक्स में हमारी वृद्धि हो, ईमानदार टैक्स पेयर्स को एक प्रोत्साहन मिले। ये हमारी रणनीति है। और जब सिस्टम को सुधारेंगे तो भी टैक्स हमारे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। सर आज अभी जब आप पेश कर रहे थे सर, आपने ग्राफ दिखाए थे और आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, तो सर व्हाट वेंट रॉन्ग इन प्रीवियस गवर्नमेंट ये 5 साल का, कि जो ग्राफ जो आपने दिखाया उसको मतलब 2% 3% का नेशनल एवरेज से भी कम रहे जरूर। हाँ, निश्चित रूप से जब किसी अर्थव्यवस्था के भीतर किसी स्टेट में एनार्की फैलती है, तो जब अगर एनार्की कोई फैलती है तो उसका खामियाजा हर सेक्टर को भुगतना पड़ता है। जो पिछले 5 सालों में टैक्स रिजीम को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को लूटा गया, जहां कोयले की रॉयल्टी का ऑनलाइन सिस्टम था उसको बदल के ऑफलाइन कर दिया गया ताकि मैनुअल इंटरवेंशन से भ्रष्टाचार किया जा सके। तो ये सारे जो माफिया राज को प्रमोट करने वाली सरकार के कदम थे, उसके कारण इकोनॉमी भी हिट हुई है। और साफ तौर पे आपने इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में भी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। जैसे सिंपल प्राइमरी क्राइटेरिया ले लें जीएसडीपी का, तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 6.56% है, जबकि नेशनल एवरेज में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.32% का है। तो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, साफ तौर पे दिखाई देता है।